रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट। क्लास 12 के अकाउंट में चैप्टर 7 कर रहे हैं हम, कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन। कंपनी लेखे अंशों के निर्गमन से संबंधित काफी सारी चीजें मैंने इसके पहले आपको बताई हैं कि कंपनी क्या होती है, इसकी विशेषताएं। इसके अलावा कंपनी के अंशों के प्रकार, कंपनी की अंश पूंजी किस तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है, और उसको मैंने चार्ट के द्वारा भी आपको समझाया था कि कंपनी की अधिकृत पूंजी होती है, इसमें से फिर निर्गमित पूंजी, प्राथमिक पूंजी, याचित पूंजी, अयाचित पूंजी, है ना। ये सारे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर इसमें इस वीडियो में पूंजी संचय। कि पूंजी संचय क्या होता है। कैपिटल रिजर्व। पूंजीगत संचय से आशय उस संचय से जो पूंजीगत लाभों अर्थात सामान्य लाभ के अतिरिक्त लाभ में से बनाया जाता है। किसमें से बनाया जाता है? सामान्य लाभ के अतिरिक्त जो लाभ होते हैं उनमें से इसको बनाया जाता है। पूंजीगत संचय की स्थिति विवरण से दायित्व पक्ष में जो सरप्लस, संचय और आधे के शीर्षक होता है उसमें इसको दर्शाया जाता है। पूंजीगत संचय का उपयोग अंशधारियों को लाभांश बांटने के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई पूंजीगत हानि हो रही है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे बोनस अंशों के निर्गमन के लिए किया जा सकता है। अब पूंजीगत लाभ के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कब होता है ये देखो। स्थायी संपत्तियों को बेचने से प्राप्त लाभ। अगर कोई स्थायी संपत्ति बेची है और उसको बेचने से कोई लाभ हो रहा है तो वो पूंजीगत लाभ की पूंजीगत संचय की श्रेणी में आ जाएगा। स्थायी संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन से हुए, जैसे बिल्डिंग है स्थायी संपत्ति और उसका पुनर्मूल्यांकन कराया, पहले बिल्डिंग थी 50 लाख की और पुनर्मूल्यांकन में हो गई वो 60 लाख की, तो 10 लाख का क्या होगा? पूंजीगत लाभ हो जाएगा। अंश और ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम से, जब कंपनी के द्वारा अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है वो भी प्रीमियम पर। जैसे 100 वाला शेयर कंपनी ने 110 रुपए में निर्गमित किया, मतलब 10 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। वो 10 रुपए जो प्रीमियम है वो पूंजीगत लाभ हो जाता है, कैपिटल गेन हो जाता है कंपनी को। ऋण पत्रों के शोधन पर हुए लाभ से, एक कंपनी ऋण पत्र का निर्गमन करती है और निर्गमन के बाद में एक निश्चित समय के बाद उनका पुनर्भुगतान कर देती है, तो पुनर्भुगतान से जो कंपनी को लाभ होता है वो भी पूंजीगत लाभ की श्रेणी में आता है। इसके बाद समामेलन से पूर्व का लाभ पूंजीगत लाभ की श्रेणी में आता है। अंशों के निर्गमन, अंशों के ऋण से लाभ एवं व्यापार को खरीदने से हुआ लाभ, उपरोक्त स्रोतों से हुए लाभ को ही पूंजीगत संचय बनाया जा सकता है। पूंजीगत संचय को कंपनी के चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर संचय और आदि के रिजर्व एंड सरप्लस वाले शीर्षक में दर्शाया जाता है। तो ये हमने पढ़ा अभी पूंजीगत संचय जो कंपनी के अतिरिक्त लाभों में से निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी में क्या अंतर है। हमने पढ़ा था अधिकृत पूंजी, कंपनी की पूंजी के प्रकार में, निर्गमित पूंजी, प्राथमिक पूंजी, है ना। तो इन सब में क्या अंतर है, क्या होती है ये। तो सबसे पहला इसका आशय पढ़ेंगे हम कि क्या मीनिंग है इसका। पार्षद सीमा नियम में उल्लेख की गई पूंजी अधिकृत पूंजी कहलाती है। जब भी किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसकी एक पूंजी उसमें बताना होती है कि कंपनी का जो समामेलन हो रहा है वो कितने करोड़ की पूंजी के लिए हो रहा है। कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम होता है उसमें एक वाक्य होता है पूंजी वाक्य। पूंजी वाक्य मतलब उसमें हमें बताना पड़ती है कंपनी को कि उसकी क्या पूंजी रहेगी। तो पार्षद सीमा नियम में जो दर्शाई जाती है वो अधिकृत पूंजी कहलाती है। और निर्गमित पूंजी, निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग होती है जो जनता में निर्गमित की जाती है। मात्रा या निर्गमित पूंजी से अधिक होती है या उसके बराबर हो सकती है। क्या हो सकती है? निर्गमित पूंजी से अधिक हो सकती है या उसके बराबर भी हो सकती है। और यह अधिक पूंजी से, अधिकृत पूंजी से कम अथवा बराबर हो सकती है। ये अधिक होती है और वो क्या होती है? कम होती है। अनिवार्यता, पार्षद सीमा नियम में इसकी जानकारी देना आवश्यक है, जबकि पार्षद सीमा नियम में इसकी जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं होती है। स्टाम्प ड्यूटी, अधिकृत पूंजी के अनुरूप स्टाम्प ड्यूटी देना होती है। जितनी कंपनी की पूंजी होती है उसके हिसाब से जो स्टाम्प की ड्यूटी होती है वो लगती है।
जबकि निर्गमित पूंजी के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देना नहीं होती है। इसका निर्धारण कंपनी की भावी आवश्यकताओं के आधार पर होता है कि भविष्य में कंपनी की क्या प्लानिंग है, क्या क्या जरूरतें रहेगी, उसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है और इसका निर्धारण कंपनी की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। पंजीयन शुल्क, कंपनी की पंजीयन शुल्क की मात्रा अधिकृत पूंजी पर निर्भर होती है। कंपनी की अगर अधिकृत पूंजी ज्यादा है तो शुल्क भी उस हिसाब से लगता है, जबकि पंजीयन शुल्क का इससे कोई संबंध नहीं होता है। पंजीयन शुल्क का निर्गमित पूंजी से कोई संबंध नहीं होता। परिवर्तन, अधिकृत पूंजी की मात्रा में परिवर्तन अगर करना हो तो पार्षद सीमा नियम में पहले संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद ही अधिकृत पूंजी में संशोधन किया जा सकता है और निर्गमित पूंजी में से परिवर्तन के लिए पार्षद सीमा नियम में संशोधन करना जरूरी नहीं होता है। तो ये था अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी का अंतर। अधिकृत पूंजी जो कंपनी की पंजीकृत पूंजी होती है और निर्गमित पूंजी जो अधिकृत पूंजी का एक भाग होती है। पार्षद सीमा नियम में अधिकृत पूंजी का उल्लेख होता है, जबकि निर्गमित पूंजी का उल्लेख पार्षद सीमा नियम में नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बताए दोनों में अंतर के कारण। थैंक यू।